मेरा नाम मैनेजर पांडे है और मैं आपसे साहित्य का इतिहास दर्शन नाम के पाठ्यक्रम के एक विषय पर आज बातचीत करना चाहता हूँ। आज की मेरी बातचीत का शीर्षक है लोक साहित्य और साहित्य का इतिहास। यह पाठ्यक्रम जो है वो साहित्य के इतिहास दर्शन का है, उसका यह एक विषय है। साहित्य के इतिहास में लोक साहित्य की स्थिति थोड़ी विचित्र है। सभी विद्वान लोक साहित्य का महत्व स्वीकार करते हैं, लेकिन जब साहित्य का इतिहास लिखते हैं या साहित्य की आलोचना लिखते हैं तो लोक साहित्य की चर्चा नहीं करते, केवल तथाकथित शिष्ट साहित्य की, जो शब्द मुझे बहुत खराब लगता है। मतलब जो मुख्य साहित्य है उसको शिष्ट साहित्य कहने से ही यह भी बोध होता है कि जो लोक साहित्य है वो अशिष्ट साहित्य है। इसीलिए मैंने कहा कि ये मुझे खराब लगता है, पर फिर भी स्थिति यही है कि वो मुख्य साहित्य का ही साहित्य के इतिहास में विवेचन करते हैं, लोक साहित्य का नहीं। यह एक विडंबनापूर्ण स्थिति है, पर चूंकि है इसलिए इस पर बात करना जरूरी है। लोक साहित्य पर बात करने के पहले लोक साहित्य और लोक संस्कृति के फर्क पर भी ध्यान देना जरूरी है। कुछ लोग दोनों को एक ही समझते हैं, जो सही नहीं है। देखिए, लोक साहित्य में लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है, ये सच है, लेकिन लोक साहित्य लोक संस्कृति के सामने एक सीमित चीज है, जबकि लोक संस्कृति में लोक साहित्य के अलावा और बहुत सारी बातें शामिल होती हैं जिसके विवेचन का यहाँ समय नहीं है। अंग्रेजी में दो शब्द प्रचलित हैं, फोक लिटरेचर एंड फोक लोर। कई बार लोग इसका पर्यायवाची के रूप में प्रयोग करते हैं, जो सही नहीं है। कृष्णदेव उपाध्याय ने ठीक लिखा है कि लोक संस्कृति को फोक लोर कहना उचित है, लेकिन लोक साहित्य को फोक लिटरेचर कहना। फोक का मतलब जनता, तो लोक साहित्य को फोक लिटरेचर कहना सही है। अब ये जो सीधे लोक साहित्य की एक विशेषता यह है कि वह जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता के बारे में, जनता की भाषा में लिखा हुआ साहित्य है। मतलब भारतीय साहित्य में, और ख़ास तौर से पूरे भारतीय साहित्य को हम छोड़ भी दें, हिंदी साहित्य और हिंदी क्षेत्र के लोक साहित्य को ही ध्यान में रखें तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि खड़ी बोली में आजकल लिखा गया साहित्य मुख्य साहित्य है, लेकिन ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी आदि में लिखा गया जो जनता द्वारा लिखा गया साहित्य है, वह
लोक साहित्य। दूसरी बात इस बारे में यह भी ध्यान में रखने की है कि अब तक साहित्य की, संस्कृति की 3 अवस्थाएं गुजर चुकी हैं। सबसे पहले दुनिया भर का साहित्य और भारत का साहित्य भी मौखिक साहित्य था। तब लिपि का विकास नहीं हुआ था, इसलिए साहित्य रचा तो जाता था पर लिखा नहीं जाता था। वह श्रुति और स्मृति के सहारे जीवित रहता था। यही मौखिक साहित्य की, संस्कृति की बुनियादी विशेषता है। कुछ कवि कविता करते थे और बाकी पूरा समाज उनका श्रोता हुआ करता था। दूसरी अवस्था वह है जब लिपि का विकास हुआ और साहित्य लिखा जाने लगा। इस लिखे जाने वाले साहित्य से 3 बातें एक साथ हुई। पहली बात ये हुई कि लेखक या कवि नाम के व्यक्ति का जन्म हुआ। मतलब जो साहित्य लिखता है वह लेखक है, या जो कविता लिखता है वह कवि है। दूसरी बात ये हुई कि जिस भाषा में कविता लिखी जाती है या साहित्य लिखा जाता है, नाटक वगैरह, उसको जो जानता है वही उसका पाठक होगा, बाकी समाज नहीं। तीसरा एक और काम हुआ भारत जैसे देश में कि कुछ लोग उस लिखित साहित्य को नहीं पढ़ सकते। ये समाज में जो वर्ग भेद होता है और उसकी जो परिणतियां होती हैं उसका परिणाम था। तीसरी अवस्था में साहित्य तब आया जब प्रेस और प्रकाशन का विकास हुआ और साहित्य छपने लगा, मुद्रित होने लगा। उसके 4 परिणाम एक साथ हुए। पहला यह कि साहित्य बाजार में उपलब्ध होने लगा। दूसरा यह कि बाजार में उपलब्ध होने के कारण वह सबको सुलभ था जिनके पास खरीदने का पैसा था। तीसरा यह कि उस साहित्य के प्रसंग में, जो मुद्रित साहित्य है, विधि निषेध का कोई मतलब नहीं है कि अमुक पढ़ सकते और अमुक नहीं पढ़ सकते। छपे हुए साहित्य को खरीदने पढ़ने के लिए जब कोई व्यक्ति बाजार में पुस्तक खरीदने जाएगा, मान लीजिए कि आप ऋग्वेद ही खरीदने जाएं, तो दुकानदार आपसे यह नहीं पूछेगा कि आप ब्राह्मण हैं कि दलित हैं। यह खैर पूछने की तो जरूरत ही नहीं होगी कि आप पुरुष हैं कि स्त्री हैं, क्योंकि वो तो दिखाई पड़ रहे हैं। वो खाली ये पूछेगा कि ये किताब 500 रुपये की है, आपके पास 500 रुपये हैं क्या? तो 500 रुपये जिसके पास होगा वो किताब खरीद लेगा। फिर इसके बाद से नहा धोकर पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। वो बस में पढ़ सकता है, ट्रेन में पढ़ सकता है। तब इसका परिणाम ये हुआ कि साहित्य की दुनिया में एक तरह से लोकतंत्र आया। लेकिन जो प्रवृत्तियां तीनों शुरू हुई, तो पहली प्रवृत्ति कभी गायब नहीं हुई, मतलब मौखिक। तो जो लोक साहित्य है उसकी एक बुनियादी प्रवृत्ति यही है कि वह प्रायः मौखिक होता है। साहित्य के इतिहास लेखन में और आलोचना में भी मैं पहले कह चुका हूँ कि प्रायः मुख्य साहित्य या तथाकथित शिष्ट साहित्य को ध्यान में रखा जाता है और लोक साहित्य की उपेक्षा की जाती है। लेकिन यह दृष्टिकोण
सही नहीं है। स्वयं हिंदी साहित्य के एक बड़े इतिहासकार और आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इतिहास में लिखा है उन्होंने कि भारतीय जनता का सामान्य स्वरूप पहचानने के लिए पुराने परिचित ग्राम गीतों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। ये ग्राम गीत लोक साहित्य के हिस्से हैं, ध्यान रखिए। शुक्ल जी ने आगे लिखा है कि जब जब शिष्टों का काव्य पंडितों द्वारा बंध कर निश्चेष्ट और संकुचित होगा, तब उसे सजीव और चेतन प्रसार देश की सामान्य जनता के बीच बहती हुई प्राकृतिक भावधारा से जीवन दृष्टि या भाव परंपरा ग्रहण करने की जरूरत होगी, तभी वह पुनरुज्जीवित होगा। माने पंडितों द्वारा प्रवर्तित जो, माने ज्ञानियों द्वारा, विद्वानों द्वारा प्रवर्तित जो काव्य परंपरा है, जब निश्चेष्ट होगी, निर्जीव होगी, तो उसको सजीव बनाने के लिए ग्राम गीतों पर ध्यान देने की जरूरत है। यह आचार्य शुक्ल कह चुके हैं। तब इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने स्वयं अपने इतिहास में गीतों की मौखिक परंपरा पर ध्यान दिया है। सूरदास के, सूरसागर के गीतों की चर्चा करते हुए रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सूरदास के गेय पद किसी गतिशील काव्य परंपरा, चाहे वह मौखिक ही रही हो, उसका विकास है। मतलब सूरसागर में जो गीत हैं वो पहले से चली आती हुई मौखिक परंपरा के गीतों के ही परिष्कृत रूप है। यह रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। राहुल जी ने लिखा है कि वास्तविक बात तो यह है कि शिष्ट साहित्य लोक साहित्य का ही विकसित, संस्कृत और परिमार्जित स्वरूप है। मतलब लोक साहित्य आधार है और शिष्ट साहित्य उसी के आधार पर विकसित होता है। अब जाहिर है कि लोक साहित्य की ऐसी आधारभूत स्थिति होने के कारण साहित्य के इतिहास में उस पर ध्यान देना जरूरी है। और रामचंद्र शुक्ल जैसे इतिहासकारों ने इस पर ध्यान दिया भी है। अब आप लोक साहित्य पर अगर विचार करें तो मालूम होगा आपको कि लोक साहित्य जनता की वाणी है, मूल रूप से मौखिक। उसमें लोकगीत हैं, लोक कथाएं हैं, स्थानीय जनश्रुतियाँ हैं, कहावतें हैं, मुहावरे हैं, बुझौल हैं, और वो इतने अधिक हैं कि उनका कोई आंकड़ा नहीं है। मैं बराबर ये मानता हूँ कि कहावतें, मुहावरे और लोकोक्तियाँ लोक जीवन की वास्तविक कविताएं, और मेरे अनुसार
महान साहित्य वह होता है, चाहे वह शिष्ट ही क्यों न हो, जो धीरे धीरे लोक साहित्य बन जाता है, लोक के मन में, कंठ में, स्मृति में, आत्मा में बस जाता है। यह क्षमता हिंदी में भक्ति काल के कवियों के काव्य की है। कबीर, सूर, तुलसी, मीरा के काव्य की यही स्थिति है कि वो लोक मानस में बस गए हैं और इसीलिए 500 वर्षों से आज भी आम जनता के जीवन में जीवित है भक्ति काव्य। तो इसलिए अच्छा, अब ये जो कहावतें हैं, मुहावरे हैं, उसकी एक और बात पर ध्यान देना जरूरी है। वो ये है कि समाज जैसा है उसी के अनुसार लोक साहित्य लिखा जाता है। मतलब आप अगर लोकगीतों के किसी संग्रह को देखिए तो चूंकि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था है तो जातियों के अनुसार गीत बने हुए, माने धोबियों के अलग गीत हैं, अहीरों के अलग गीत हैं, रूप भी अलग हैं और भी बहुत सारे भेद आपको दिखाई देंगे। जो पंडित लोग हैं वो तो जो है उसको छुपाते हैं और जो नहीं है उसका प्रचार ज़्यादा करते हैं, लेकिन आम जनता ये नहीं करती। वो वही कहती है जो सहती है, जो जानती है, जिसका अनुभव करती है। तो जाति का अनुभव तो भारत का प्रत्येक आदमी करता है और इसीलिए वह लोक साहित्य में भी मौजूद है। अब एक और बात पर ध्यान दीजिए, कभी कभी लोक साहित्य में जो चीजें प्रचलित होती हैं वह शिष्ट साहित्य में अधिक कलात्मक रूप में आ जाती है। जैसे एक है भारत में 12 मासा काव्य रूप कविता में, यह आपको विद्यापति के यहाँ मिलेगा, यह आपको जायसी के यहाँ मिलेगा और जायसी के नागमती के विरह वर्णन का 12 मासा बहुत प्रसिद्ध है हिंदी साहित्य में। मुझे कभी कभी एक और बात लगती है कि हिंदी में 12 मासा है, क्या किसी दुनिया की और भाषा में भी 12 मासा है? मुझे नहीं लगता कि कोई और है। उसका एक कारण है, भारत में प्रकृति के कारण ऋतुओं की विविधता बहुत है। यूरोप में आप चले जाइए तो कभी कहीं कुछ देश ऐसे हैं कि जिसमें 2 ही ऋतुएं होती हैं, एक सर्दी की जो लंबी होती है और एक नाम मात्र की गर्मी की। कुछ ऐसी है जहाँ 3 है, सर्दी, गर्मी और बरसात। पर आप सब लोग जानते हैं कि भारत में 6 ऋतुएं होती हैं और 6 ऋतुओं में 12 महीने में से जो 2 महीने होते हैं उन दोनों में भी प्रकृति के रूप रंग में परिवर्तन होता है। इसीलिए हिंदी में 12 मासा नाम का काव्य रूप विकसित हुआ है, ये ध्यान में रखिए। और यह भी रखिए कि ये मूलतः लोक साहित्य से शिष्ट साहित्य में आया हुआ है। एक और बात है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ठीक लिखा है कि सच पूछा जाए तो थोड़े से अपवादों को छोड़कर मध्य युग के संपूर्ण देसी भाषा के साहित्य को लोक साहित्य के अंदर घसीट कर लाया जा सकता है। इसलिए लोक साहित्य का महत्व है और साहित्य के इतिहास में
उसका ध्यान रखा जाना चाहिए। एक और बात इस प्रसंग में ध्यान देने की है कि जो शिष्ट साहित्य होता है उसमें चूंकि रचनाकार एक व्यक्ति होता है, इसलिए उसी की चेतना की अभिव्यक्ति होती है, मतलब व्यक्ति सत्य की अभिव्यक्ति उसमें होती है। लेकिन लोक साहित्य में लोक सत्य या सामूहिक सत्य या सामाजिक सत्य की अभिव्यक्ति ज़्यादा होती है। अब कभी कभी लोक जो है अपने कवियों का मूल्यांकन भी करता है। जैसे एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, सूर सूर तुलसी ससी उडगन के सौ दास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तह करत प्रकाश। अब आम जनता ने, लोगों ने सोच लिया कि सूरदास सूर्य हैं और तुलसीदास चंद्रमा है और केशवदास जुगनू है, एक ही परंपरा में थोड़े आगे छोटे बड़े। लेकिन सबको यह स्वीकार नहीं है, स्वयं रामचंद्र शुक्ल को यह स्वीकार नहीं था मूल्यांकन, इसलिए उन्होंने कहा कि किसी ने क्यों ऐसा कह दिया, यमक के लोभ में यह बात कही गई है, शुक्ल जी ने लिखा। तो उन्होंने सुधारा, सूर शशि तुलसी रवि कर दिया। पर यह आचार्य शुक्ल की अपनी समझ थी, चूंकि वो तुलसीदास को हिंदी का सबसे बड़ा कवि मानते थे, इसलिए उनको ऊपर रखने के लिए उन्होंने तुलसीदास को सूर्य कहना जरूरी समझा। तो ये भी आदान प्रदान साहित्य के इतिहास में ध्यान रखने की है कि जो लोक का हम मूल्यांकन है वह कितना जायज है और कितना नहीं, कितना उचित है और कितना अनुचित है। अब जैसे देखिए, बहुत बार जो चीज शिष्ट साहित्य में नहीं होती वो लोक साहित्य में होती है। एक उदाहरण लीजिए, 1857 का प्रथम स्वाधीनता संग्राम जब हुआ तो उसमें भारतीय जो पक्ष था उसके नायक और सैनिक कितनी बहादुरी से लड़े, कैसे शहीद हुए, उनके साथ बाद में जो बच गए, तो अंग्रेजों ने जब कब्जा किया तो कितना क्रूरता से दमन किया। ये सब आप खोजने चले तो शिष्ट साहित्य में नहीं मिलेगा, न भारतेंदु युग के साहित्य में है जो 1857 के समय के कुछ पहले से 50 से शुरू माना जाता है, न द्विवेदी युग के साहित्य में है, न छायावाद के साहित्य में। क्यों? इसके दो कारण। पहला कारण तो ये कि अंग्रेजों ने बाद में प्रेस संबंधी बहुत सारी पाबंदियां लगा दी भारतीय साहित्य पर और लेखन पर, प्रेस पर, प्रकाशन पर, और 1857 के पक्ष में कुछ भी लिखना असंभव था। यह 1930, 32, 35 तक था। भगत सिंह के संगठन ने 1857 पर 2 पुस्तिकाएं प्रकाशित की, प्रकाशित होते ही दोनों पर पाबंदी लग गई। लेकिन हिंदी क्षेत्र के सभी लोक भाषाओं में बहुत सारे लोकगीत लिखे गए हैं जिसमें 1857 के संग्राम का ब्यौरा है। यही नहीं, उसमें अलग अलग जो सेना नायक थे भारतीय पक्ष के, जैसे कुंवर सिंह या
बेगम हजरत महल या देवी सिंह या झांसी की रानी, इन सब के बारे में असंख्य लोकगीत वहाँ की लोक भाषाओं में लिखे गए। जैसे भोजपुरी में बहुत सारे लोकगीत कुंवर सिंह के बारे में, उसी तरह से अवधी में बहुत सारे लोकगीत अवध क्षेत्र के जो विद्रोही सेना नायक थे उनके बारे में, उसी तरह से बुंदेली में बुंदेलखंड और झांसी की रानी के बारे में बहुत सारे लोकगीत। अब लोकगीतों पर अंग्रेज पाबंदी इसलिए नहीं लगा सकते थे कि वो सब मौखिक थे, केवल सुनने सुनाने के काम आते थे। तो किसी के कान पर और जबान पर तो कोई सरकार पाबंदी नहीं न लगा सकती, लिखित और छपित साहित्य पर लगा सकती थी, जो लगाया उसने। तो उस समय जो आम जनता की भावना थी उसको जानने के लिए उन लोकगीतों से गुजरना बहुत जरूरी है। ऐसे लोकगीतों का और गीतों का संग्रह एक मैंने किया है। लोकगीतों और गीतों में 1857 जो NBT से छपा हुआ है, जिसको देखना हो जरूर देखना चाहिए। एक और बात थी, सभी लोग अब यह मानते हैं, अधिकांश लोग, कि भारतीय पक्ष की पराजय भारत के ही देशद्रोहियों के कारण हुई। बहुत सारे लोग, राजे महाराजे, सामान्य सैनिक भी अंग्रेजों से मिल गए और जो भारत के विद्रोही थे उनसे लड़ने लगे। इस बात का भी उल्लेख लोकगीतों में है। एक अवधी लोकगीत का हवाला देना चाहता हूँ। नक्की मिले मान सिंह मिल गए, मिले सुदर्शन काना, ये अवधी का लोकगीत है। मिले माने अंग्रेजों से मिल गए, ये नक्की मिले, मान सिंह मिल गए, सुदर्शन काना कोई था वो मिल गया, छत्री वंश एक ना मिली है जाने सकल जहान। मैंने यहाँ ये कहा गया है कि कोई छत्री अंग्रेजों से नहीं मिला, पर ये सब लोग मिल गए। इसलिए यह जो लोक साहित्य है उसमें आम जनता की भावना की, चेतना की पूरी अभिव्यक्ति होती है। इसलिए अब 1857 को कोई हिंदी साहित्य के इतिहास में खोजने चले तो किताबों के नाम पर वृंदावन लाल वर्मा और 2-4 लोगों के उपन्यास बाद के दिनों के मिलेंगे, बाकी तो कुछ नहीं है। लेकिन लोकगीत खोजने चलिए तो असंख्य मिलेंगे। इसीलिए साहित्य के इतिहास में लोकगीतों का बहुत महत्व है और उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पर ये भी ध्यान में रखिए कि लोक में भी कमजोरियां होती हैं और कबीर दास इस बात को जानते थे। बहुत लोग लोक को खाली गौरवान्वित करते हैं, उसकी कमजोरियों को, उसकी बुराइयों को, उसकी रूढ़ियों को नहीं देखते। कबीर दास, बनारस में एक विश्वास था कि जो काशी में मरेगा उसको मोक्ष मिलेगा। तो कबीर दास ने कहा कि लोका मति के भोरा रे, लोग जो हैं लोक ये भोली भाली बुद्धि के हैं, माने बेवकूफ। जो कबीर काशी मरे या जो काशी तन तजय कबीरा, तो राम ही कौन निहोरा रे, माने अगर काशी में मरकर ही मुक्ति पाना है तो मेरी राम की भक्ति का क्या होगा, क्यों करूं मैं राम की भक्ति। साहब वहाँ बहुत लोग मरने के लिए आते हैं। इसलिए लोक साहित्य को ठीक से जानने के बाद यह भी ध्यान में आएगा कि लोक की कमजोरियाँ, रूढ़ियाँ भी लोक साहित्य में व्यक्त होती हैं और इस तरह लोक का और समाज का पूरा
संपूर्ण रूप और पक्ष लोक साहित्य से प्रकट होता है। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो समाज में परिवर्तन होते हैं वो भी लोक साहित्य में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि अंग्रेजी राज के दौरान रेलवे का निर्माण हुआ, तो लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह नौकरी करने जाते थे। अब एक लोकगीत प्रचलित है कि रेलिया बैरिन पिया को लिए जाए रे। पत्नी जो है गांव में रह जाएगी अकेली, विरह में दुखी, तो वो समझती है कि रेल ही बैरी है जो हमारे प्रिय को पति को ले जा रही है। तो ये भी नई प्रवृत्तियां आती है। बहुत सारे लोकगीत बाद के दिनों में स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े हुए मिलते हैं, जिसमें गांधी है, भगत सिंह है, जवाहरलाल नेहरू, इस सब का उल्लेख है। इसलिए यह नहीं मानना चाहिए कि लोकगीत केवल प्राचीनता के बोधक हैं, रूढ़िवाद के बोधक हैं। उनमें नवीनता भी होती है, गतिशीलता भी होती है और विकासशीलता भी होती है। ये है संक्षेप में साहित्य के इतिहास से लोक साहित्य का संबंध।